नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। हमने अगले वीडियो में श्राप की कहानी का भाग 1 सुना था। आज हम उसका दूसरा भाग सुनेंगे। लेकिन छोड़िए साहेब, अभी इस आदमी की कहानी रहने दीजिए। वैसे भी मेरी मुलाकात दीपक सक्सेना से सालों बाद हुई थी। आज से 32 साल पहले जब मैंने रोशनपुर छोड़ा था, तब कभी सोचा भी नहीं था कि यूं ही अचानक इतने दिनों बाद मेरा फिर से वहां आना होगा। तब रोशनपुर एक कस्बा शहर था। शंकर ने ही इतने दिनों बाद किसी पत्र पत्रिका से मेरा पता लगकर मुझे एक खत डाल दिया था कि उसके बेटे की शादी है, मैं जरूर आऊं। खत के साथ ही शादी का कार्ड भी था। मैं भी उसका खत पाकर उत्सुकतावश रोशनपुर ये सोचकर चला आया था कि चलो इतने दिनों बाद पुराने दोस्तों से मुलाकात ही हो जाएगी। दीपक मुझे पातीराम कुचे में घुसते ही मिल गया था। कुछ देर तो वह मुझे अजनबी की तरह देखता रहा, फिर थोड़ा नजदीक आकर बोला, अंकित हो ना? मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। अब वो काफी मोटा हो गया था, बढ़िया सा सूट बूट पहने हुआ था। उस दिन सर्दी भी तो बहुत थी, शायद दिसंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा था। वह बोला, काफी बदल गए हो, तुम्हारे तो सारे बाल ही सफेद हो गए हैं। अगर शंकर कल तुम्हारे आने का जिक्र न करता तो मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाता। लेकिन मैं अब भी असमझ में था और न पहचान पाने के कारण बहुत ही असुविधा सी महसूस कर रहा था। वह शायद मेरी स्थिति समझ गया था, इसीलिए खुद ही अपना परिचय देते हुए बोला, पहचान नहीं पाए ने? मैं दीपक हूँ, दीपक सक्सेना। याद है ना, लड़कपन में हम लोग कितनी मस्तियां किया करते थे। मैंने उसका हाथ गरम जोशी से दबाते हुए कहा, वाह, पहचानूंगा कैसे नहीं? तुम्हारी बिट्टू बुआ के कमरे में बैठकर तो मैंने जाने कितनी कहानी सुनी थी। बिट्टी बुआ की बात सुनकर वो मुस्कुराते लगा। फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, चल मेरे घर चल। बिट्टू बुआ जी तो अब नहीं रहे, पर उन्हीं के कमरे में बैठकर आज मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाऊंगा। हो सके तो उस पर एक कहानी लिखना, या हो सके तो पूरा उपन्यास ही लिख देना। उपन्यास कहानी भी तो सच्ची घटनाओं से ही प्रेरित होती है ना। वैसे भी अब तुम बहुत बड़े लेखक हो गए हो। तुम्हारी जब कोई कहानी किसी पत्र पत्रिका में छपती है तो हम रोशनपुर वाले बहुत ही चाव से पढ़ा करते हैं। तुम्हें तो हमेशा नए नए प्लान की तलाश रहती होगी। मैंने हंसकर कहा, वो तो है, पर अभी तुम्हारे घर नहीं यार, अभी तो मैं सीधा शंकर के पास ही जाऊंगा। शाम को तो तुमसे मुलाकात होगी ही, तभी मैं तुमसे तुम्हारी कहानी सुनूंगा। तुम भी तो शायद कहीं जा रहे थे, मैंने उसे याद दिलाया। वह बोला, हाँ, कॉलेज। मैं भी तो उसी कॉलेज में टीचर हो गया हूँ जहाँ हम सब लोग कभी पढ़ा करते थे। वेरी गुड। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। वह बोला, चल ले, आज की छुट्टी मार लूंगा, बेकार में ही बच्चों का क्यों नुकसान करेगा। शाम को तो हम लोग मिल ही रहे हैं, शंकर के बेटे की शादी में तो आ ही रहे हो ना। मैंने हंसकर उसका हाथ दबा दिया। वो बोला, हाँ, तब ठीक है, पक्का, पर 1-2 दिन तुझे मेरे घर भी रुकना पड़ेगा। सालों बाद तू तो आया है, अब पता नहीं इस जिंदगी में इसके बाद कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। पत्र पत्रिकाओं में कभी कभी तुम्हारी कहानियां और कविताएं पढ़कर ही हम लोग तुम्हें याद कर लेते। सच तो ये है अंकित भाई, अब इतनी फुर्सत ही किसे है कि पुरानी दोस्तों की खोज खबर ही ली जाए। मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुझसे कहानी सुने बिना
थोड़े ही जाऊंगा। आखिरी बिट्टू बुआ को कुछ तो असर तुझ पर भी तो पड़ा होगा ने। वे भी तो बहुत लंबी लंबी कहानी कई कई दिनों तक सुनाती रहती थी। फिर अब तू तो भी अध्यापक हो गया है, किससे कहानी सुनाने में माहिर तो हो ही गया होगा। मेरी बात सुनकर वह हंसता हुआ चला गया और मैं बिट्टू बुआ की यादों में खो गया। इस कहानी का दूसरा भाग यही खत्म होता है। आपको ये कहानी सुनने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। आपको कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर मत करना भूलना। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।